स्वागत है दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं नेटफ्लिक्स की उस सीरीज की जिसने एक्शन और इमोशन की सारी हदें पार कर दी हैं, ब्लड हाउंड्स। यह कहानी दो ऐसे दोस्तों की है जिन्होंने करोड़ों के साम्राज्य को सिर्फ अपने पसीने और खून के दम पर मिट्टी में मिला दिया। यहाँ मुक्के रिंग में नहीं बल्कि जमीर को बचाने के लिए सड़कों पर चलते हैं। अगर आप भी रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन और सच्ची दोस्ती के दीवाने हैं तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मिस मत करना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अंत में जीत सच्चाई की ही होती है, तो अभी के अभी उस लाइक बटन को पंच मारिए। इस वीडियो को अपने उस जिगरी यार के साथ शेयर करें जिसके लिए आप किसी से भी भिड़ सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे परिवार को ज्वाइन नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा सिनेमा का असली रोमांच। चलिए शुरू करते हैं ब्लड हाउंड्स के प्रतिशोध का यह खूनी सफर। दोस्तों, कहानी शुरू होती है किम गन-वू नाम के एक नौजवान से जो स्वभाव से बहुत सीधा और अनुशासित है, लेकिन जब वो मुक्केबाजी के रिंग में उतरता है तो उसका हर मुक्का बिजली की तरह गरजता है। गन-वू एक प्रोफेशनल मुक्केबाज है जिसका दिल सोने का है। वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से कैफे के ऊपर रहता है और उसका एकमात्र सपना अपनी माँ का कर्ज चुकाना और उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना है। दूसरी तरफ है होंग वूजिन, जो स्वभाव में गन-वू से बिल्कुल उलट है। थोड़ा चुलबुला, थोड़ा तेज, लेकिन रिंग के अंदर वो भी एक शिकारी से कम नहीं। एक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में इन दोनों का सामना होता है। गन-वू अपनी सादगी और ताकत से वूजिन को हरा देता है, लेकिन हारने के बाद वूजिन के मन में कोई कड़वाहट नहीं आती, बल्कि जब वे मैच के बाद साथ में खाना खाने बैठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वे दोनों ही मरीन कॉर्प्स में रह चुके हैं। बस यहीं से शुरू होती है एक ऐसी दोस्ती जो आगे चलकर खून और पसीने के रिश्तों में बदलने वाली थी। लेकिन खुशियां ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। दक्षिण कोरिया उस वक्त कोविड-19 की मार झेल रहा था और छोटे व्यापारियों की कमर टूट चुकी थी। गन-वू की मां का कैफे भी घाटे में चल रहा था। इसी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए एंट्री होती है स्माइल कैपिटल नाम की एक कंपनी की। ये लोग जरूरतमंदों को कम ब्याज पर लोन देने का लालच देते थे, लेकिन असल में यह एक खूनी जाल था। इस गिरोह का सरगना है किम म्योंग गिल, एक ऐसा इंसान जिसके लिए इंसानियत का कोई मोल नहीं है। वो एक शातिर अपराधी है जिसने पुलिस और राजनीति में अपनी गहरी पैठ बना रखी है। जब गन-वू की मां अनजाने में इनके जाल में नसकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है तो उन्हें एहसास भी नहीं होता कि इन्होंने अपनी तबाही के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। म्योंग गिल के गुंडे गन-वू की गैर मौजूदगी में कैफे में तोड़फोड़ करते हैं और उसकी मां को प्रताड़ित करते हैं। जब गन-वू घर पहुंचता है तो नजारा दिल दहला देने वाला होता है। उसकी मां रो रही होती है और पूरा कैफे तहस नहस हो चुका होता है। गन-वू अपनी मां को बचाने के लिए म्योंग गिल के गुंडों से भिड़ जाता है। अकेले ही वो दर्जनों गुंडों को धूल चटा देता है, लेकिन तभी वहां म्योंग गिल का सबसे वफादार और खतरनाक फाइटर बॉम मासा आता है। गन-वू थक चुका होता है और अंत में वो संख्या बल और धोखे के सामने हार जाता है। म्योंग गिल खुद वहां पहुंचता है और गन-वू के चेहरे पर चाकू से एक गहरा घाव बना देता है, एक ऐसा निशान जो उसे ताउम्र अपनी बेबसी और उस अपमान की याद दिलाएगा। उस रात गन-वू के मन में सिर्फ दर्द नहीं बल्कि प्रतिशोध की एक ऐसी आग जलती है जो पूरे शहर के अंडरवर्ल्ड को राख करने वाली थी। गन-वू के चेहरे का वो घाव सिर्फ उसकी खाल पर नहीं बल्कि उसकी रूह पर लगा था। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए उसके पास न तो पैसे थे और न ही अपनी मां को बचाने का कोई रास्ता, लेकिन मुश्किल घड़ी में ही असली दोस्त की पहचान होती है। वूजिन, जो अभी कुछ ही दिन पहले गन-वू से मिला था, उसे अकेला नहीं छोड़ता। वूजिन समझ जाता है कि ये लड़ाई सिर्फ एक कैफे की नहीं है बल्कि उस गहरे दलदल की है जिसमें पूरा शहर धंसता जा रहा है। वूजिन अपनी जमा पूंजी गन-वू को देने की कोशिश करता है, लेकिन गन-वू का स्वाभिमान उसे ये स्वीकार करने नहीं देता। उसे एहसास होता है कि म्योंग गिल के गुंडे गन-वू की गैर मौजूदगी में कैफे में तोड़-फोड़ करते हैं। गिल जैसे दैत्य को हराने के लिए सिर्फ मुक्के काफी नहीं है, उन्हें पैसे, पावर और एक ऐसे गुरु की जरूरत है जो इस गंदे धंधे की रग-रग से वाकिफ हो। यहीं पर एंट्री होती है मिस्टर चोई की। मिस्टर चोई कभी लोन शार्क की दुनिया के बेताज बादशाह हुआ करते थे, लेकिन अब वे एक शांत जीवन जी रहे हैं और बिना ब्याज के जरूरतमंदों को पैसे उधार देते हैं। वे एक व्हीलचेयर पर है,
लेकिन उनकी आंखों की चमक आज भी बड़े बड़े अपराधियों को डराने के लिए काफी है। गन वू और वू जिन को मिस्टर चोई के पास सुरक्षा गार्ड, बॉडीगार्ड की नौकरी के लिए ले जाया जाता है। मिस्टर चोई को अपनी पोती जैसी ह्यूनजू की सुरक्षा के लिए काबिल लड़कों की तलाश थी, जो ह्यूनजू के साथ मिलकर एक बड़े घोटाले की जांच कर रही थी। जब मिस्टर चोई गनवू की ईमानदारी और उसकी आंखों में छिपे उस दर्द को देखते हैं तो वे समझ जाते हैं कि यह लड़का सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने उसूलों के लिए लड़ने आया है। वे उन दोनों को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। अब शुरू होता है असली खेल। गनवू और वू जिन को पता चलता है कि जिस स्माइल कैपिटल ने गनवू की मां को बर्बाद किया वो है मिस्टर चोई के एक पुराने दुश्मन किम म्योंग गिल की कंपनी है। म्योंग गिल कभी मिस्टर चोई का दाहिना हाथ हुआ करता था, लेकिन उसने गद्दारी की और मिस्टर चोई को मारने की कोशिश की थी। अब बदला लेने का मौका दोनों तरफ से बराबर था। गनवू और वू जिन अपनी ट्रेनिंग और कड़ी कर देते हैं। वे ह्यूनजू के साथ मिलकर उन छोटे छोटे सुरागों को जोड़ना शुरू करते हैं जिनसे म्योंग गिल के साम्राज्य की जड़ें हिल सकें। वे उन लोगों तक पहुंचते हैं जिन्होंने म्योंग गिल के लिए पैसे धोए, मनी लॉन्ड्रिंग थे। लेकिन म्योंग गिल भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसे खबर मिल जाती है कि कोई उसके रास्ते का कांटा बनने की कोशिश कर रहा है। वो अपने गुंडों को आदेश देता है कि इस बार सिर्फ डराना नहीं है बल्कि रास्ते से हटा देना है। गनवू और वू जिन का सामना पहली बार म्योंग गिल के प्रोफेशनल फाइटर से एक बंद गोदाम में होता है। यहाँ कोई रिंग नहीं थी, कोई नियम नहीं थे। यह एक असली सड़क की लड़ाई थी जहां जान दांव पर लगी थी। गनवू का अनुशासन और वू जिन की फुर्ती मिलकर एक घातक हथियार बन जाते हैं। वे लहर की तरह आने वाले गुंडों को धूल चटा देते हैं, लेकिन उन्हें समझ आ जाता है कि यह तो बस शुरुआत है। म्योंग गिल के पास पैसों की ताकत है और वो किसी भी हद तक गिर सकता है। मिस्टर चोई उन दोनों को चेतावनी देते हैं कि लोन शार्क की दुनिया में प्रवेश करना आसान है, लेकिन वहां से बाहर निकलना खून से होकर गुजरता है। गनवू अपने चेहरे के घाव को शीशे में देखता है और बस इतना कहता है, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक वो घुटने न टेक दे। अब तक गनवू और वू जिन को यह समझ आ गया था कि किम म्योंग गिल सिर्फ एक साधारण गुंडा नहीं है, बल्कि एक ऐसा जालसाज है जिसने पूरे शहर की अर्थव्यवस्था को बंधक बना लिया है। मिस्टर चोई के मार्गदर्शन में गनवू, वू जिन और ह्यूनजू एक ऐसी टीम बन चुके थे जो अब डिफेंस नहीं बल्कि अटैक करने के लिए तैयार थी। ह्यूनजू, जो स्वभाव से बहुत जिद्दी और निडर है, वो उन बेघर लोगों के गायब होने की जांच कर रही थी जिनका इस्तेमाल म्योंग गिल अपनी शेल कंपनियों के लिए फर्जी पहचान के तौर पर कर रहा था। को पता चलता है कि म्योंग गिल एक बहुत बड़ा होटल और कैसीनो बनाने की फिराक में है और इसके लिए उसे हजारों करोड़ों की ब्लैक मनी को वाइट करना है। वे तय करते हैं कि वे म्योंग गिल के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन पर धावा बोलेंगे। रात के सन्नाटे में ये दोनों दोस्त एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां म्योंग गिल के गुंडे भारी मात्रा में कैश इधर से उधर कर रहे थे। यहाँ गनवू की मुक्केबाजी और वू जिन की चालाकी का एक बेहतरीन तालमेल देखने को मिलता है। वे चुपके से अंदर घुसते हैं, लेकिन म्योंग गिल की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि उन्हें जल्द ही देख लिया जाता है। शुरू होती है एक ऐसी भगदड़ जहां गनवू के मुक्के और वू जिन के किक्स गुंडों की हड्डियां चटकाने लगते हैं। पहली बार म्योंग गिल के साम्राज्य को एक बड़ा झटका लगता है, क्योंकि गनवू और वू जिन वहां से कुछ ऐसे दस्तावेज चुरा लेते हैं जो म्योंग गिल को जेल पहुंचाने के लिए काफी थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि म्योंग गिल की पहुंच पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों तक है। जब म्योंग गिल को पता चलता है कि दो छोटे लड़कों ने उसके काम में अड़ंगा डाला है, तो उसका खून खौल उठता है। उसे ये भी पता चल जाता है कि इन लड़कों के पीछे उसका पुराना दुश्मन मिस्टर चॉय है। म्योंग गिल अपनी पुरानी खुन्नस को याद करता है, कैसे उसने मिस्टर चॉय की तिजोरी लूटी थी और उन्हें अपाहिज बनाया था। वह अपने खास गुर्गे बॉम्ब मासा को आदेश देता है कि अब सीधे हमला करने का वक्त आ गया है। वह गनवू की मां को फिर से निशाना बनाने की योजना बनाता है ताकि गनवू टूट जाए। लेकिन इस बार गनवू और वू जिन अकेले नहीं थे। मिस्टर चॉय अपने पुराने वफादारों मिस्टर ली और मिस्टर हुए आंग को बुलाते हैं, जो चाकू चलाने और मार्शल आर्ट्स में माहिर है। मिस्टर चॉय के सुरक्षित ठिकाने पर एक गुप्त मीटिंग होती है। यहाँ गनवू को पता चलता है कि मिस्टर चॉय ने उसे सिर्फ एक बॉडीगार्ड के तौर पर नहीं बल्कि एक बेटे के तौर पर स्वीकार कर लिया है।
मिस्टर चॉय उसे समझाते हैं कि लोन शार्क की दुनिया में न्याय कानून से नहीं बल्कि अपनी ताकत और सही समय के इंतजार से मिलता है। उधर ह्यूनजू को म्योंगिल के एक ऐसे राज का पता चलता है जो पूरे शहर के राजनीतिज्ञों को हिला सकता था। लेकिन जैसे ही वे इस सबूत को बाहर लाने की कोशिश करते हैं, उन पर म्योंगिल के भाड़े के हथियारे हमला कर देते हैं। एक चलती कार में शुरू होता है एक्शन का ऐसा तांडव जहां गनवू को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है। उसे समझ आ जाता है कि ये लड़ाई अब सिर्फ उसके परिवार की नहीं बल्कि इस शहर की सफाई की जंग बन चुकी है। दोस्तों, म्योंगिल के हथियारों ने ह्यूनसू और हमारे नायकों पर जो हमला किया था वो केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि कत्लेआम की कोशिश थी। कार के परखच्चे उड़ चुके थे, लेकिन गनवू और वूजिन की फौलादी ट्रेनिंग ने उनकी जान बचा ली। ह्यूनजू के पास वो अहम सबूत थे जो म्योंगिल की काली दुनिया का पर्दाफाश कर सकते थे, लेकिन म्योंगिल ने पहले ही पुलिस और प्रशासन के बड़े मोहरों को अपनी जेब में कर लिया था। जब गनवू और वूजिन जख्मी हालत में पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि कानून के रखवाले ही अपराधियों के तलवे चाट रहे हैं। वहां उन्हें न्याय के बजाय धमकियां मिलती हैं। यहीं पर गनवू को समझ आता है कि जब सिस्टम सड़ चुका हो तो सफाई के लिए खुद हाथ गंदे करने पड़ते हैं। वे वहां से भाग निकलते हैं क्योंकि अब वे केवल अपराधियों की नज़र में ही नहीं बल्कि कानून की नज़र में भी भगोड़े बन चुके थे। मिस्टर चॉय के सुरक्षित अड्डे पर वापसी के बाद माहौल बहुत भारी था। गनवू की मां को एक गुप्त स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन वह डर में जी रही थी। गनवू का दिल अपनी मां की हालत देखकर फटा जा रहा था। वूजिन उसे संभालता है और याद दिलाता है कि उनकी कमजोरी ही दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत है। मिस्टर चॉय, जो अब तक शांति का रास्ता अपना रहे थे, अपने पुराने लेदर जैकेट और हथियारों को बाहर निकालते हैं। वे अपने पुराने साथियों मिस्टर ली, चाकू का उस्ताद, और मिस्टर हुआंग, जो अपनी ताकत के लिए मशहूर थे, के साथ मिलकर एक डेथ स्क्वाड तैयार करते हैं। वे तय करते हैं कि अब म्योंगिल के मोहरों को एक एक करके गिराया जाएगा। वे म्योंगिल के उस आलीशान कैसीनो पर नजर गड़ाते हैं जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी और ताकत दोनों था। योजना के मुताबिक गनवू और वूजिन को म्योंगिल के कलेक्शन सेंटर पर हमला करना था जहां करोड़ों की नकदी जमा होती थी। ये एक आत्मघाती मिशन जैसा था। जैसे ही ये दोनों अंदर घुसते हैं, सायरन बजने लगते हैं। इस बार उनका सामना सिर्फ मामूली गुंडों से नहीं बल्कि म्योंगिल के उन निजी अंगरक्षकों से होता है जो पेशेवर फाइटर्स हैं। यहाँ गनवू का गुस्सा उसके मुक्कों में दिखाई देता है। वह किसी मशीन की तरह लड़ रहा है। उसे न दर्द का एहसास है और न ही डर का। वूजिन उसका बैकअप बनकर हर तरफ से आने वाले हमलों को रोकता। वे उस सेंटर को तहस नहस कर देते हैं और म्योंगिल की तिजोरी को खाली कर देते हैं। लेकिन जीत की ये खुशी बहुत छोटी थी। म्योंगिल को जब इस हार की खबर मिलती है, वह पागल हो जाता है। वह समझ जाता है कि मिस्टर चोय उसे आर्थिक रूप से पंगु बनाना चाहते हैं। वह एक खतरनाक चाल चलता है। वह मिस्टर चोय के किसी पुराने परिचित को लालच देकर गद्दारी करने के लिए मना लेता है। गद्दारी की यह चिंगारी मिस्टर चोय के सुरक्षित ठिकाने तक पहुंच जाती है। एक शाम जब गनवू और वूजिन बाहर गए होते हैं, म्योंगिल के लोग मिस्टर चोय के ठिकाने को घेर लेते हैं। ह्यूनजू और मिस्टर चोय अंदर अकेले होते हैं। मिस्टर चोय, जो व्हील चेयर पर है, अपनी गरिमा और बहादुरी के साथ मौत का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब तक गनवू और वूजिन को खबर मिलती है और वे वापस पहुंचते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। धुआं, खून और सन्नाटा, यह वह मंजर था जो उनके स्वागत के लिए खड़ा था। यहाँ से कहानी एक ऐसे मोड़ पर मुड़ती है जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। जब गनवू और वूजिन हाफते हुए मिस्टर चोय के घर के अंदर घुसते हैं तो वहाँ की खामोशी उनके कान फाड़ने लगती है। जिस घर में कल तक उम्मीद की बातें होती थीं, आज वहाँ सिर्फ मौत का सन्नाटा था। म्योंगिल के दरिंदों ने वहाँ तांडव मचाया था। गनवू की नज़र मिस्टर चोय पर पड़ती है। वह निहत्था और बुजुर्ग इंसान जिसने गनवू को एक बेटे की तरह प्यार दिया था, अब बेजान पड़ा था। म्योंगिल ने न केवल मिस्टर चोय को मार डाला बल्कि उसने उस तिजोरी को भी लूट लिया था जिसमें उन गरीब लोगों के पैसे और रिकॉर्ड्स थे जिनकी मदद मिस्टर चोय कर रहे थे। ह्यूनजू सदमे में थी। उसकी आंखों के सामने उसके दादा समान संरक्षक को बेरहमी से मार दिया गया था। गनवू, जो हमेशा अपने गुस्से पर काबू रखता था, उस रात फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन उन आंसुओं में अब केवल दुख नहीं बल्कि म्योंगिल के अंत की शपथ छिपी थी। म्योंगिल ने सोचा था
कि मिस्टर चॉय की मौत के बाद ये लड़के डर कर भाग जाएंगे, लेकिन वो एक बड़ी गलती कर बैठा। उसने शेर को पिंजरे से बाहर निकाल दिया था। गनवू और वू जिन अब केवल 2 मुक्केबाज नहीं रहे थे, वे ब्लड हाउंड्स, शिकारी कुत्ते बन चुके थे जो खून की गंध पहचानते थे। उन्हें पता चलता है कि म्योंगिल ने मिस्टर चॉय के वफादार साथियों मिस्टर ली और मिस्टर हुआंग पर भी हमला करवाया है। मिस्टर हुआंग को बहुत बुरी तरह चोट पहुंचाई गई थी। गनवू और वू जिन को अब छिपने की जरूरत थी, क्योंकि पुलिस अभी भी म्योंगिल की जेब में थी और वो पूरे शहर में इन्हें ढूंढ रही थी। वे शहर से दूर एक पुराने गैराज में शरण लेते हैं और वहां से अपने अगले कदम की योजना बनाते हैं। अब इन दोनों दोस्तों के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। वे जानते थे कि म्योंगिल के पास हथियारों से लैस सेना है और उनके पास सिर्फ उनके हाथ और उनकी हिम्मत। अगले कुछ हफ्ते गनवू और वू जिन खुद को नरक जैसी ट्रेनिंग से गुजारते हैं। वे केवल अपनी ताकत में ही बढ़ा रहे थे, बल्कि वे अपनी रणनीति बदल रहे थे। वू जिन गनवू को सिखाता है कि कैसे मुक्केबाजी को सड़क की लड़ाई, स्ट्रीट फाइटिंग में बदला जाता है, जहां कोई रेफरी नहीं होता। वे चाकू चलाने वाले हमलावरों से बचने और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की प्रैक्टिस करते हैं। इसी बीच ह्यूनजू को पता चलता है कि म्योंगिल ने पुलिस के एक बड़े अधिकारी को घूस देकर गनवू की मां का ठिकाना पता कर लिया है। क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। वह गनवू को पूरी तरह तोड़ने के लिए उसकी मां को अगवा करने की कोशिश करता है, लेकिन गनवू को समय पर भनक लग जाती है। एक बेहद तनावपूर्ण सीन में गनवू और वू जिन अपनी जान जोखिम में डालकर गनवू की मां को वहां से निकालते हैं और उन्हें एक दूर दराज के सुरक्षित गांव में भेज देते हैं। अपनी मां को विदा करते वक्त गनवू उनसे वादा करता है कि वह जब वापस आएगा तो सब कुछ खत्म करके आएगा। अब मैदान साफ था। गनवू और वू जिन वापस शहर की तरफ मुड़ते हैं। उनके चेहरे पर अब कोई मासूमियत नहीं थी। वे जानते थे कि अब उन्हें कानून का इंतजार नहीं करना है, उन्हें खुद कानून बनना होगा। म्योंगिल का साम्राज्य अब उनके निशाने पर था और इस बार वे सिर्फ चोट पहुंचाने नहीं, बल्कि जड़ से उखाड़ने आ रहे थे। मिस्टर चॉय की मौत के बाद गनवू की आंखों की चमक बदल चुकी थी। अब उनमें वो मासूम मुक्केबाज नहीं, बल्कि एक जख्मी शेर नजर आता था। गनवू और वू जिन को समझ आ गया था कि म्योंगिल को सीधे टक्कर देना खुदकुशी होगी, क्योंकि उसके पास बंदूकों और पैसों की फौज थी। इसलिए उन्होंने तय किया कि वे म्योंगिल के दिमाग पर हमला करेंगे। म्योंगिल का सबसे बड़ा राज था उसका गोल्ड रिजर्व और वो वीआईपी क्लाइंट्स जिनके काले धन को वह सफेद कर रहा था। ह्यूनजू की मदद से उन्हें पता चलता है कि म्योंगिल ने एक बहुत बड़े सरकारी अधिकारी के साथ मिलकर करोड़ों के सोने की तस्करी की योजना बनाई है। ये सोना एक गुप्त वॉल्ट में रखा गया था। गनवू और वू जिन ने तय किया कि वे इस सोने को चुराएंगे नहीं, बल्कि इसे जब्त करवाकर म्योंगिल को उसके निवेशकों की नजरों में गिरा देंगे। योजना खतरनाक थी। उन्हें एक ऐसे हाई सिक्योरिटी बेस में घुसना था जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। वू जिन अपनी पुरानी पहचान और मरीन कॉर्प्स के संपर्कों का इस्तेमाल करके कुछ तकनीकी उपकरण जुटाता है। गनवू खुद को शारीरिक रूप से इतना तैयार कर लेता है कि उसका हर मुक्का अब हड्डियां तोड़ने के लिए काफी था। वे रात के सन्नाटे में उस बेस की बाउंड्री पार करते हैं। यहाँ हमें उनकी बेहतरीन जुगलबंदी देखने को मिलती है। जहाँ वू जिन कैमरों और सेंसर को चकमा देता है, वहीं गनवू अंधेरे में छिपे गार्ड्स को बिना शोर किए बेहोश करता है। वे उस वॉल्ट के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी म्योंगिल का सबसे खतरनाक फाइटर बॉम मासा वहां अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है। ये वह पल था जिसका गनवू को बेसब्री से इंतजार था। बॉम मासा वही इंसान था जिसने पहली मुलाकात में गनवू को बुरी तरह पीटा था, लेकिन इस बार गनवू तैयार था। एक संकरी गैलरी में जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। एक तरफ बॉम मासा की क्रूर ताकत थी और दूसरी तरफ गनवू की बिजली जैसी फुर्ती और बॉक्सिंग स्किल्स। वू जिन बाकी गुंडों को उलझाए रखता है ताकि गनवू अपना हिसाब चुकता कर सके। लड़ाई के दौरान गनवू को कई चोटें आती हैं, लेकिन वह रुकता नहीं है। वह बॉम मासा के हर वार को भांप लेता है और अंत में एक ऐसा काउंटर पंच मारता है
कि बॉम्ब मासा की ठुड्डी टूट जाती है और वह जमीन पर ढेर हो जाता है। गनवू उसे मारता नहीं है, बल्कि उसे उसी अपमानजनक हालत में छोड़ देता है जैसा उसने गनवू के साथ किया था। वे वॉल्ट के अंदर घुसते हैं और वहां की तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, जो ये साबित करने के लिए काफी थे कि म्योंगिल देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, म्योंगिल को अलार्म के जरिए पता चल जाता है। वह अपने पूरे गिरोह को वहां भेज देता है। एक लंबी और रोंगटे खड़े कर देने वाली चेज सीक्वेंस शुरू होती है। गनवू और वूजिन एक पुरानी वैन में भाग रहे होते हैं और पीछे से म्योंगिल की गाड़ियां गोलियां बरसा रही होती हैं। वे किसी तरह अपनी जान बचाकर निकलते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि म्योंगिल ने अब एक ऐसी चाल चली है जिससे वे फिर से बैकफुट पर आ जाते हैं। म्योंगिल ने ह्यूनजू को ट्रैक कर लिया था। अब गनवू के सामने एक ही रास्ता था, वह सबूत बचाए या अपनी उस दोस्त को जो अब उसका परिवार थी। दोस्तों, म्योंगिल एक ऐसा शिकारी था जो जानता था कि अगर आप शेर को नहीं मार सकते तो उसके शावकों पर हमला करो। उसने ह्यूनजू को अगवा कर लिया था। गनवू और वूजिन के पास म्योंगिल के खिलाफ वो पुख्ता सबूत थे जो उसे ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे रख सकते थे। लेकिन म्योंगिल ने साफ कह दिया था, सबूत लाओ और अपनी दोस्त को ले जाओ। गनवू का दिमाग सुन्न पड़ गया था। एक तरफ मिस्टर चॉय का सपना और इंसाफ था, और दूसरी तरफ उस लड़की की जान जो उनके लिए बहन जैसी थी। वूजिन, जो हमेशा मजाक करता था, इस बार बिल्कुल शांत था। उसने गनवू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, पैसे और सबूत फिर मिल जाएंगे, इंसान नहीं। उन्होंने तय किया कि वे म्योंगिल के जाल में जाएंगे, लेकिन खाली हाथ नहीं। वे जानते थे कि म्योंगिल उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए उन्होंने एक ट्रोजन हॉर्स योजना बनाई। उन्होंने सबूतों की एक नकली कॉपी तैयार की और असली सबूतों को एक ऐसे ईमानदार पुलिस अधिकारी, जिसे उन्होंने हाल ही में खोजा था, के पास भेजने का इंतजाम किया, बशर्ते अगर उन्हें कुछ हो जाए। गनवू और वूजिन ने अपने शरीर पर चाकू और छोटी बंदूकें छिपा ली। जब वे म्योंगिल के बताए हुए ठिकाने पर पहुंचे तो वहां का मंजर डरावना था। म्योंगिल अपने 100 से ज्यादा गुंडों के साथ एक ऊंचे डायस पर बैठा था, जैसे कोई राजा अपने दरबार में हो। ह्यूनजू को एक कुर्सी से बांधा गया था। म्योंगिल की आंखों में वह घिनौनी चमक थी। उसे लग रहा था कि उसने इन दो खून के पासे कुत्तों को पालतू बना लिया है। जैसे ही गनवू ने सब ऊँटों वाला बैग आगे बढ़ाया, म्योंगिल ने अपनी कुटिल मुस्कान बिखेरी। उसने अपने गुंडों को इशारा किया कि इन दोनों को खत्म कर दो, लेकिन गनवू और वूजिन इसके लिए तैयार थे। जैसे ही गुंडे करीब आए, वूजिन ने एक छोटा स्मोक बम फर्श पर पटका। पूरे गोदाम में सफेद धुआं भर गया। धुआं छंटने से पहले ही गनवू ने ह्यूनजू की तरफ छलांग लगाई और उसके बंधन काट दिए। इसके बाद जो हुआ वो किसी युद्ध से कम नहीं था। रिंग के दो मुक्केबाज अब असली मौत के सौदागरों से भिड़ रहे थे। गनवू के मुक्के अब केवल नॉकआउट करने के लिए नहीं, बल्कि जान लेने के लिए चल रहे थे। वो गुंडों के जबड़े और पसलियां ऐसे तोड़ रहा था जैसे वे कांच की बनी हो। वहीं वूजिन ने म्योंगिल के सबसे करीबी शार्पशूटरों को उलझा लिया, लेकिन संख्या बल बहुत ज्यादा था। गनवू को पीठ पर चाकू का एक गहरा घाव लगा और वूजिन के हाथ में गोली लग गई। ह्यूनजू को वहां से सुरक्षित निकालने की कोशिश में वे दोनों बुरी तरह घिर चुके थे। म्योंगिल ऊपर से खड़ा होकर हंस रहा था और चिल्ला रहा था, तुम लोग सिर्फ मिट्टी के बने हो और मैं फौलाद हूं। तभी वहां एक जबरदस्त धमाका हुआ। मिस्टर ली और मिस्टर हुआंग, मिस्टर चोई के पुराने साथी जो अब तक रिकवर कर रहे थे, अपनी कारों के साथ दीवार तोड़ते हुए अंदर घुस आए। उन्होंने गनवू और वूजिन को कवर दिया। ये एक छोटी सी जीत थी, क्योंकि वे ह्यूनजू को बचाकर भागने में कामयाब रहे। लेकिन म्योंगिल के पास अब भी वो नकली सबूत थे जिन्हें वो असली समझ रहा था। गनवू को एहसास हुआ कि ये चूहे बिल्ली का खेल अब खत्म होना चाहिए। अब वक्त था सीधे म्योंगिल की गर्दन तक पहुंचने का। गोदाम की उस खूनी रात ने गनवू और वूजिन को शारीरिक रूप से तोड़ दिया था, लेकिन उनकी रूह अब पत्थर की हो चुकी थी। गनवू की पीठ पर चाकू का घाव गहरा था
और वू जिन का हाथ पट्टी में बंधा था, पर उनकी आंखों में जलती बदले की आग बुझी नहीं थी। ह्यून जू सुरक्षित थी, लेकिन वह डर के मारे कांप रही थी। मिस्टर ली और मिस्टर हुआंग ने उन्हें चेतावनी दी कि म्योंगिल अब पागल हो चुका है। जब उसे पता चलेगा कि उसे दिए गए सबूत नकली थे, तो वह पूरे शहर को नरक बना देगा। गनवू ने शीशे में अपने चेहरे के उस पुराने निशान को देखा और वू जिन से कहा, हम तब तक नहीं जीत सकते जब तक म्योंगिल के पास भागने का रास्ता है। उन्हें समझ आ गया कि म्योंगिल को हराने का मतलब सिर्फ उसे मारना नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह कंगाल और बेनाब करना है। तभी उन्हें एक ऐसी जानकारी मिलती है जो पासा पलट सकती थी। म्योंगिल ने वियतनाम भागने की योजना बनाई थी और वो अपना सारा सोना और नकदी एक विशाल कार्गो शिप के जरिए देश से बाहर भेजने वाला था। उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वह सब कुछ समेटकर भागना चाहता था। गनवू और वू जिन ने फैसला किया कि वे इस बार पुलिस का इंतजार नहीं करेंगे। वे म्योंगिल को उसी के खेल में मात देंगे। उन्होंने मिस्टर चॉय के पुराने नेटवर्क का इस्तेमाल किया और उन मछुआरों और गोताखोरों से संपर्क किया जिनकी मदद कभी मिस्टर चॉय ने की थी। एक छोटी सी लेकिन वफादार सेना तैयार हो रही थी। गनवू और वू जिन ने अपनी आखिरी ट्रेनिंग शुरू की, इस बार पानी के अंदर और तंग जहाजों की गलियों में लड़ने की। समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही थी और आसमान में बिजली कड़क रही थी। म्योंगिल का कार्गो जहाज लंगर डालने ही वाला था। वहां सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि एक चूहा भी अंदर नहीं जा सकता था। लेकिन गनवू और वू जिन ने सीधा रास्ता नहीं चुना। वे समुद्र के बर्फीले पानी में तैरते हुए जहाज के पिछले हिस्से से ऊपर चढ़े। गनवू का शरीर दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ मिस्टर चॉय का चेहरा और उसकी मां की सिसकियां थीं। जैसे ही वे डेक पर पहुंचे, उनका सामना म्योंगिल के उन सुपर गार्ड से हुआ जिन्हें विशेष रूप से रूस और यूरोप से बुलाया गया था। यहाँ बॉक्सिंग के दाम पैंच आम नहीं आने वाले थे। यहाँ केवल करो या मरो का नियम था। जहाज के संकरे गलियारों में एक खूनी लुका छिपी शुरू हुई। गनवू और वू जिन ने अंधेरे का फायदा उठाया। वे एक एक करके गार्ड्स को पानी में फेंकने लगे। वू जिन ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए जहाज के इंजन रूम को कंट्रोल में कर लिया, जिससे जहाज बीच समुद्र में रुक गया। अब म्योंगिल के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। जब म्योंगिल को पता चला कि उसके जहाज पर खून के प्यासे शिकारी आ चुके हैं, तो वह अपने केबिन में छिपने के बजाय अपनी पिस्तौल लेकर बाहर निकला। वह चिल्लाया, तुम कुत्ते कभी नहीं सुधरोगे। लेकिन उसे क्या पता था कि गनवू और वू जिन अब कुत्ते नहीं, बल्कि वह काल बन चुके थे जो उसके पापों का हिसाब लेने आए थे। जहाज के डेक पर बारिश के बीच म्योंगिल और हमारे नायकों का आमना सामना होने ही वाला था। जहाज के डेक पर रोशनी कम थी, बस बिजली के कड़कने से बीच बीच में मंजर साफ हो रहा था। म्योंगिल अपने बचे हुए सबसे वफादार और खूंखार लड़ाकों के पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में अब डर साफ दिख रहा था, क्योंकि जिस साम्राज्य को उसने खून से बनाया था, वह आज डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रहा था। गनवू और वू जिन बारिश में भीगे हुए, चोटों से चूर, लेकिन फौलादी इरादों के साथ उसके सामने खड़े थे। म्योंगिल चिल्लाया, पैसे ले लो, जितना चाहिए उतना ले लो, बस मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन गनवू ने ठंडे स्वर में बस इतना कहा, हमें पैसे नहीं, इंसाफ चाहिए। म्योंगिल ने अपने आखिरी हथियार कैप्टन नाम के एक विशालकाय फाइटर को इशारा किया। कैप्टन एक ऐसा इंसान था जो दर्द महसूस नहीं करता था। उसने एक साथ गनवू और वू जिन पर हमला किया। यहाँ की लड़ाई रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। वू जिन ने अपनी जान की परवाह न करते हुए कैप्टन की टांगों को जकड़ लिया ताकि गनवू को वार करने का मौका मिले। गनवू ने अपनी पूरी जिंदगी की ताकत अपने मुक्कों में भर ली थी। वो केवल एक मुक्केबाज की तरह नहीं, बल्कि एक तबाही की तरह लड़ रहा था। हर पंच के साथ उसे अपनी मां का रोता हुआ चेहरा और मिस्टर चॉय की बेजान लाश याद आ रही थी। अंत में एक जबरदस्त अपरकट के साथ
गनवू ने कैप्टन को धराशायी कर दिया। अब म्योंगिल बिल्कुल अकेला था। उसके हाथ से पिस्तौल छूटकर समुद्र में गिर चुकी थी। म्योंगिल पीछे हटते हुए जहाज की रेलिंग तक पहुंच गया। वो गिड़गिड़ाने लगा, वही इंसान जिसने कभी गनवू के चेहरे पर चाकू चलाया था, आज रहम की भीख मांग रहा था। गनवू ने उसे गर्दन से दबोच लिया। वो जिन पास आया, उसका हाथ खून से लथपथ था। उसने गनवू की आंखों में देखा। उन आंखों में म्योंगिल को मार देने का जुनून था। लेकिन वूजिन ने उसे रोका। उसने कहा, गनवू, अगर तुमने इसे मार दिया तो तुम भी इसी के जैसे बन जाओगे। इसे वो सजा मिलनी चाहिए जो मौत से भी बदतर हो। गनवू ने अपनी मुट्ठी ढीली की, लेकिन म्योंगिल के चेहरे पर एक आखिरी मुक्का मारा। का उन हजारों लोगों का बदला था जिन्हें इस राक्षस ने बर्बाद किया था। तभी दूर से पुलिस और कोस्ट गार्ड के सायरन सुनाई देने लगे। ह्यूनजू और उस ईमानदार पुलिस ऑफिसर ने बैकअप के साथ जहाज को घेर लिया था। म्योंगिल को हथकड़ियां पहनाई गईं, लेकिन असली जीत तब हुई जब वूजिन ने जहाज के उस गुप्त तहखाने को खोल दिया जहां अरबों का सोना और उन बेघर लोगों के दस्तावेज रखे थे। म्योंगिल का सारा घमंड मिट्टी में मिल चुका था। वो चिल्लाता रह गया, लेकिन कानून की जंजीरें अब उसके पैरों में थी। गनवू और वूजिन एक दूसरे का सहारा लेकर डेक पर बैठ गए। सूरज निकलने वाला था और पहली बार उन दोनों को महसूस हुआ कि उनके सीने पर जो बोझ था वो हल्का हो गया है, या फिर इस जीत की कोई बहुत बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। दोस्तों, जब सूरज की पहली किरण समुद्र की लहरों पर पड़ी तो वो अपने साथ एक नए युग की शुरुआत लेकर आई। म्योंगिल को लोहे की बेड़ियों में जकड़कर ले जाया जा रहा था। वो इंसान जो कल तक खुद को भगवान समझता था, आज एक लाचार अपराधी की तरह धूल में मिला हुआ था। गनवू और वूजिन, जिनके शरीर पट्टियों और खून से ढके थे, किनारे पर बैठकर उस उगते हुए सूरज को देख रहे थे। ह्यूनजू उनके पास आती है और बिना कुछ कहे गनवू का हाथ थाम लेती है। आंखों में आंसू थे, लेकिन वे दुख के नहीं बल्कि सुकून के थे। मिस्टर चॉय का सपना पूरा हो गया था। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। म्योंगिल का सारा अवैध सोना और संपत्ति सरकार ने जब्त कर ली, लेकिन गनवू के लिए असली संपत्ति वो कागजात थे जिनसे हजारों गरीबों का कर्ज माफ होने वाला था। पुलिस की जांच में म्योंगिल के साथ मिले हुए भ्रष्ट अधिकारियों का भी पर्दाफाश हुआ। पूरा शहर इस खबर से हैरान था कि कैसे दो मुक्केबाजों ने उस साम्राज्य को उखाड़ फेंका जिसे कानून भी नहीं छू पा रहा था। गनवू अपनी माँ के पास वापस लौटता है। वो भावुक पल जब उसकी माँ अपने बेटे के चेहरे के घावों को चूमती है और उसे सीने से लगा लेती है, वो किसी भी मेडल या जीत से बड़ा था। गनवू ने अपनी माँ से वादा किया था कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, और उसने वो कर दिखाया। लेकिन इस जीत ने उन्हें बदल दिया था। वे अब केवल एथलीट नहीं थे, वे समाज की वे रक्षक बन चुके थे जो अंधेरे में रहकर लड़ना जानते थे। कुछ हफ्तों बाद गनवू, वूजिन और ह्यूनजू मिस्टर चोय की कब्र पर इकट्ठा होते हैं। वहां वे एक फैसला लेते हैं। मिस्टर चोय ने जो बिना ब्याज के कर्ज देने और गरीबों की मदद करने की परंपरा शुरू की थी, उसे ये लोग रुकने नहीं देंगे। गनवू और वूजिन ने वापस बॉक्सिंग रिंग में लौटने का फैसला किया, लेकिन इस बार उनका मकसद सिर्फ चैंपियनशिप जीतना नहीं था, बल्कि उस पैसे से उन लोगों की मदद करना था जो व्यवस्था के सताए हुए थे। वूजिन अपनी पुरानी मजाकिया लय में वापस आ जाता है और गनवू को चिढ़ाते हुए कहता है कि अगले मैच में वो उसे हराकर रहेगा। गनवू बस मुस्कुरा देता है, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें अब कोई दर्द नहीं, बस उम्मीद थी। कहानी खत्म होती है एक और पसीने से भरी जिम की सीन के साथ। गनवू सैंडबैग पर पंच मार रहा है और वूजिन उसे टाइम कर रहा है। वे जानते हैं कि दुनिया से बुराई पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और शायद भविष्य में उन्हें फिर कभी ब्लड हाउंड्स, शिकारी कुत्ते बनना पड़े। लेकिन अब वे डरते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक उनके पास एक दूसरे का साथ और दिल में सच्चाई है, कोई भी लोन शार्क या अपराधी उन्हें तोड़ नहीं सकता। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अगर आपके इरादे फौलादी और दोस्ती सच्ची हो, तो आप
बड़ी से बड़ी जंग जीत सकते हैं।